बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महशबी, लेक्चरर बॉटनी। आज हम बायो का चैप्टर नंबर 27 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। एक्चुअली मैं आपको रैंडम चैप्टर्स इसलिए करा रही हूँ कि मैं पेयरिंग के हिसाब से जो है वो चैप्टर साथ साथ कराती रहूँगी। जो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पेयरिंग जो बोर्ड असाइन करती है उसके हिसाब से, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से, और फिर बीच में कोई ना कोई शॉर्ट चैप्टर भी साथ साथ में कराती रहूँगी जिस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आपको ना समझने में भी आसानी होती जाएगी और थोड़ा सा जो यूँ समझ लें माइंड है वो भी साथ साथ चेंज होता जाएगा। यानी जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ थी, अब आप चैप्टर नंबर 27 पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी के साथ चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज़ भी होती जाएंगी और समझ भी आती रहेंगी। इस तरह से आपके लिए आसानी होती जाएगी। तो हम चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, इन्वायरमेंट के अंदर से हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है इन्वायरमेंट और मैन का जो किस तरह से है कि हाउ मैन इज़ डिपेंड ऑन हिज इन्वायरमेंट। तो हम अगर हम देखें तो हम बाकी स्पीशीज़ की तरह इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। तो हम जिस तरह की ज़िंदगी आज गुजार रहे हैं वैसी ज़िंदगी हमारे पास शुरू से नहीं थी। अर्ली मैन वॉज हंटर्स, अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर्स एंड गैदर विद लो पॉपुलेशन। एट दैट टाइम ह्यूमन्स फंक्शन एज नेचुरल प्रेडेटर एंड हर्बीवोर्स। तो उस वक्त हम हर्बीवोर्स के तौर पर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे थे। हम जंगलों में जैसे रहते होते थे, वहीं के फलों को खाना, वहीं के जानवरों, बेसिकली फलों को देखते होते खाते होते थे और वहाँ के जानवरों का शिकार किया और उसको खा लिया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, हमें सिविलाइजेशन आना शुरू हो गई। हमने पहले अपनी ज़िंदगी को एग्रीकल्चर लाइफ में चेंज किया, देन वी मूव टूवर्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इस दौरान में हमने इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस भी पैदा किए और अपनी सिविलाइजेशन के अंदर भी चेंजेस पैदा किए। विद द adoption of agriculture some 10,000 years ago, human population and conservation of land to agriculture production began to increase already। तो फिर क्या हुआ, तकरीबन हमने ना एग्रीकल्चर लैंड को तकरीबन 10,000 साल पहले से अडॉप्ट किया, यानी सिर्फ 10,000 साल हुए एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किए हुए। तो इस तरह से जैसे जैसे एग्रीकल्चर को हमने अडॉप्ट किया, हमें फूड वगैरह मिलना शुरू हो गई और इस तरह से हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ना शुरू हो गई। देन वी मूव टूवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। Industrialization changed the nature of the human interaction with the global environment. The demand of energy to run industry and concentration of population और urbanization brought environmental problems of great magnitude। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए, हमें अर्बन होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। तो एनर्जी को हमने इन्वायरमेंट से ही हासिल किया और वो एनर्जी हासिल करने के लिए हमने इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। Trier of resources, environment is a trier of all type of resources essential to maintain life on earth. Environment is a direct or indirect source for food, shelter, clothing, fuel, etc. for humans. तो हमें हर चीज़ अपनी यहीं से मिल रही है। Now environmental resources। तो environmental resources की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के resources हैं, renewable resources and non-renewable resources। Renewable ऐसे resources जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो, जो कभी भी डिप्लीट नहीं होते हैं, लाइक एयर, वाटर, फूड, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, एक बार यूज़ हो गए, दे आर एग्जॉस्टेबल, दे नेवर रिसाइकल्ड, कभी भी रिसाइकल नहीं होते, लाइक मेटल्स, नॉन मेटल, मिनरल्स, फोसल फ्यूल्स। फोसल फ्यूल में हमारे पास कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेज आ जाती हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल, कि न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें क्यों वाइजली यूज़ करना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ना कोई मसला नहीं है, हवा है कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, पानी है नहीं ख़त्म हो रहा। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें इनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट साइकिल को देखते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है। इन नेचर देयर इज़ नो सच थिंग एज वेस्ट, डेड मटीरियल डिके एंड बिकम फूड फॉर अदर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं है, कोई चीज़ अगर किसी भी चीज़ की डेथ हो रही है ना तो वो भी फालतू नहीं है, उसको कोई और ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहा है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं। इस तरह को हम न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया, उस दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, डेथ के बाद वो बिल्कुल
ज़ाया नहीं हो गया बल्कि किसी और की खुराक बन गया, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खुराक बन गया। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। दिस फूड इज़ कंज्यूम्ड और डिके एंड बिकम फूड अगेन। दिस इज़ द न्यूट्रिएंट साइकिल, द प्रोसेस दैट सप्लाइड फूड टू लिविंग थिंग्स। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? इट इज़ द प्रोसेस दैट सप्लाई फूड टू लिविंग थिंग्स। द बैलेंस इन द न्यूट्रिएंट साइकिल कैन बी अपसेट। ये बैलेंस अपसेट हो सकता है। कैसे? जब इनफ फूड प्रोड्यूस नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा फूड इस्तेमाल हो जाएगी, या जो डिके न्यूट्रिएंट्स हैं देन आर नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड के अंदर आपको नहीं मिल रहे हैं, यानी ज़मीन के अंदर। ये ऐसा होता है डिकम्पोजिशन के बाद ना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन का हिस्सा बन जाते हैं। प्लांट्स फिर उनको एज अ मिनरल एसेंशियल मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर प्लांट्स का वो हिस्सा बन गए। प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खा लिया, हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खा लिया, कार्निवोर की डेथ हो गई, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खा लिया या उसको डिकम्पोज कर दिया, न्यूट्रिएंट्स वापस ज़मीन में आ गए। ऐसे ये साइकिल जो है मुसलसल चलता रहता है। ये साइकिल रुकता नहीं है। ये साइकिल कब रुकेगा? ये तीन चीज़ें बता दी। जब फूड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, या जो बनी है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, या जो डिकेइंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। ये देखिए, ये आपको दिखाया हुआ है साइकिल। फूड है, उसको कंज्यूम किया किसी भी एनिमल ने, उसकी डेथ हो गई, डिकेइंग प्रोसेस हो गया, वो वापस फूड बन गई। ये न्यूट्रिएंट साइकिल है इस तरह से। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों हमें इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए। जी, एक नॉर्मल सी बात है कि वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल ना करें। ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ आर पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। दिस साइकिल हैव नो बिगनिंग एंड नो एंड। देखें, कोई ऐसा नहीं है कि 1 2 3 नहीं। ये साइकिल यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस साइकिल इज़ द सन। द अर्थ इज़ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। वी आर इन आवर स्पेस शिप। देयर इज़ नो चांस ऑफ ब्रिंगिंग इन मोर रिसोर्सेज। कहीं से कुछ नहीं आएगा। आप जहाँ रह रहे हैं यहीं पर सब कुछ है। ये नहीं किसी और प्लैनेट से आपके लिए रिसोर्सेज आ जाएंगे, नहीं। जो रिसोर्सेज मिलने हैं वो यहीं से मिलेंगे। वी हैव टू यूज़ वाइजली वट वी हैव। तो अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हमने कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास 2 तरह के हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम इन रिसोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। पहले भी हमने बात की। देयर इज़ अ नेचुरल साइकिल टू मेक दैम रीयूजेबल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी नेचुरल साइकिल है जो उनको यूजेबल बना रहा है, ये नेचुरल साइकिल। सम ऑफ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर एज फॉलो। कौन कौन से हैं? एयर है, वाटर है, लैंड है, अच्छा, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ। ये आपके पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की। एयर क्या है? इट इज़ अ सेवरल किलोमीटर थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ। ज़मीन के गिर्द एक ब्लैंकेट है। लाइक अगर आप बात करते हैं कि ये आपके पास अर्थ है, तो इस अर्थ के गिर्द इस तरह से एक एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है। सेवरल किलोमीटर, जिसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, इसको एयर कहते हैं। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। कंपोजिशन क्या है एयर की? इसमें 79% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक नोबल गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब ये सारी गैसेस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोई किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल में है, कोई किसी के। ऑक्सीजन इज कंज्यूम इन रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है? ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है। अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर रॉ मटीरियल इन नेचुरल साइकिल फॉर मेकिंग फूड एंड अदर सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाय लिविंग सिस्टम। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कंपाउंड रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। अब क्या है, हमने पीछे पढ़ा था कि हम अपनी एक्टिविटीज़ से ना अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लीट भी कर रहे हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अब क्योंकि एयर जो है एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, इसकी डिप्लीशन तो नहीं होती है, ख़त्म तो नहीं हो रही है, लेकिन हमने ना इसको किसी हद तक पॉल्यूट ज़रूर कर दिया है। हमने इसको अपने लिए नाकाबिल इस्तेमाल बनाना शुरू कर दिया है। तो कॉजेज़ क्या हैं एयर पोल्यूशन के? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमोबाइल यूज़। हम इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे धुआं निकलता है, एयर पॉल्यूट हो गई। ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल, गाड़ियों का इस्तेमाल, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल, धुआं निकलता है वो भी।
नुकसान होता है। तो पोल्यूटेड एयर में ऐसी क्या चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन, क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा होता जा रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एसिड रेन है जिसकी वजह से प्लांट्स को नुकसान पहुंच रहा है, मोनूमेंट्स को नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह से डिफरेंट जो है कंडीशंस आ रही है। अगला हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स आ जाता है वाटर। 75% ऑफ आवर सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। इट इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ सॉइल एंड एयर। हवा में भी है पानी वेपर्स की शक्ल में, सॉइल के अंदर भी है वाटर टेबल की शक्ल में। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग 70 to 90% ऑफ देयर बॉडी वेट। ये आपने चैप्टर नंबर सेकंड है फर्स्ट ईयर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें भी पढ़ा हुआ है वाटर की ना कंपोजिशन एंड सेल की कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू वाटर। अबाउट 97% ऑफ द टोटल वेट ऑफ प्लानट अर्थ इज़ ओशन। अब आप देखें जितना भी पानी मौजूद है 75% वाटर मौजूद है। उनमें से उस 75 का जो 97% है ना वो तो आपके लिए बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, ओशन में है। और मज़ीद 2% अगर हम देखें वो भी अवेलेबल नहीं है इन द फॉर्म ऑफ फ्रोज़न आइस। कितना बच गया? सिर्फ 1% जिसको हमने बहुत वाइजली यूज़ करना है। ये 1% है जो लेक्स और स्ट्रीम्स की शक्ल के अंदर मौजूद है। और इसी 1% में से इंडस्ट्री को भी जाना है पानी, एग्रीकल्चर लैंड में भी इस्तेमाल होना है और हमारे पास भी इस्तेमाल होना है। तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जो यूज़ करने के लिए। वाटर के क्या क्या यूज़? अभी 1% वाटर के क्या क्या यूजेस हैं? मेन यूजेस ऑफ वाटर आर डोमेस्टिक और इरीगेशन यूज़ 10%, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन 90%। यानी 90% इस 1% का 90% पानी इंडस्ट्री की तरफ चला जाता है, बाकी 10% हमारे पास भी आ रहा है और एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज रॉ मटेरियल इन मेकिंग वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, ड्रिंक्स, लिक्विड्स, डिटर्जेंट्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से वाटर की इंपॉर्टेंस है। अब जो सी वाटर है उसको भी हम किसी हद तक यूज़ करें, एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल, और दूसरी बड़ी बात सी वाटर के अंदर ना सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा है, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो हासिल किया जा रहा है, विच इज़ यूज इन कुकिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अदर यूजफुल केमिकल्स सच एज क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन वाटर क्वालिटी। अब जैसे हमने कहा ना कि एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से वाटर के अंदर भी पोल्यूशन आ रही है, वाटर की जो कंपोजिशन है, वाटर की जो क्वालिटी है वो भी इफेक्ट हो रही है। कैसे? इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो इंडस्ट्री से सिर्फ धुआं नहीं निकल रहा, केमिकल्स भी निकल रहे हैं जिनको वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है। दे इनहिबिट द नेचुरल प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उससे क्या होता है कि इन केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल की वजह से जो पानी के अंदर छोटे मोटे से केमिकल्स थे जो जिनका प्योरीफाई होना ज़रूरी था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए प्योरीफाई हो रहे थे, वो प्रोसेस रुक जाता है। केमिकल वेस्ट डिग्रेड द रिवर वाटर एंड मेक इट हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। मछलियों के लिए या जो पानी में रहने वाली ज़िंदगी है उसके लिए नुकसान हो गया। इफ़ पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कंटिन्यू वी विल सून रन आउट ऑफ द फ्रेश वाटर सप्लाई। अब हमारे पास 1% पानी है, उस 1% में से भी 10% है जो हमें मिल रहा है, वो भी सारा नहीं मिल रहा, वो एग्रीकल्चर लैंड में भी जा रहा है। जितनी स्पीड से हम इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, ये वक्त भी आ सकता है कि पानी की बिल्कुल ही कमी हो जाए। दीज मेजर्स शुड बी टेकन टू अवॉइड और इम्प्रूव दिस। अब वो क्या मेजर्स हैं? मेजर्स ये हैं, जैसे ऊपर जो आपके पास नुकसान हो रहे हैं उन्हीं को अवॉइड करना जो है वो आप कह सकते हैं कि आप इनसे बच सकते हैं। लाइक आप जो केमिकल हैं इंडस्ट्री से आ रहे हैं उनको साफ़ करके पानी में डाला जाए, और जो इसके अलावा मतलब कोशिश ये की जाए कि आप वाटर बॉडी में उसको बिल्कुल क्लीन करके डालें। इसलिए सीवेज वाटर है उसको साफ़ करके जो है रिवर्स वगैरह का हिस्सा बनाया जाए। थर्ड रिसोर्स इज़ लैंड। लैंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल कैन बी डिफाइंड एज अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ज़मीन की जो, तो ज़मीन के ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम सॉइल कहते हैं। सॉइल के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं सॉइल पार्टिकल्स हैं। सॉइल पार्टिकल्स में आपके पास आ जाती है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अलावा सॉइल वाटर है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल ऑर्गेनिजम्स। वाइटल रोल ऑफ सॉइल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सॉइल। सॉइल सपोर्ट लाइफ ऑन लैंड। लैंड प्लांट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन सॉइल टू बी एंकरेड फर्मली। जैसे उनकी रूट्स जो हैं ज़मीन में जकड़ी होती हैं, तो ज़मीन इसलिए भी ज़रूरी है। A large number of organisms are living on land. Soil provide water, organic, inorganic nutrients to the plants. Soil is used for cultivation, household building, industrialization and road making.
अब्यूज़ ऑफ लैंड, हम ज़मीन पर क्या मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, ज़मीन के साथ क्या गलत हो रहा है. मोर यूज़ ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, मिनरल डिप्लीशन, इरोजन, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो ज़मीन को नुकसान पहुंचा रही हैं. मोर यूज़ ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, अब हम बहुत ज़्यादा लैंड को कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. उससे ना अगला पॉइंट जो है हमारे पास मिनरल डिप्लीशन. तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से मिनरल्स डिप्लीट होते जा रहे हैं. अब उसको इस्तेमाल करने का क्या, कहते हैं ओनली 30% ऑफ लैंड इज़ अर्थ इज़ लैंड. ऐसे ही ना हमने पढ़ा कि 70% तक पानी है, तकरीबन 25 से 30% हमारे पास ज़मीन है. तो हमें यहाँ पर रहना है, इधर ही हमारे पास बिल्डिंग्स होनी चाहिए, इधर ही हमारे पास इंडस्ट्री, इधर ही हमारे पास एग्रीकल्चर है. अब क्या होता जा रहा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से या लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होने की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. 11% ऑफ टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड इज़ अंडर कल्टिवेशन. अब बढ़ती जा रही है तो उसके लिए हमें ज़्यादा फूड चाहिए, उसके लिए ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए. तो बहुत ज़्यादा करने की वजह से, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन करने की वजह से ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं. इरोजन भी हो रही है. इरोजन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच सरफेस सॉइल इज़ रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड. अब क्या हो रहा है, इसके अलावा हम एक तरफ एग्रीकल्चर लैंड की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक और काम कर रहे हैं कि जो हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह हैं हम उनको काट के वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ उगा रहे हैं या उसको एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब हमें पता है कि जो ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो सॉइल के पार्टिकल्स को फ्रेमली पकड़ के रखती हैं. तो जब सैलाब आते हैं, तेज़ हवाएँ चलते हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स नहीं जाते हैं ज़्यादा, यानी सॉइल की इरोजन कम होती है. अब क्योंकि हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं तो सॉइल इरोजन बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको पकड़ने के लिए रूट्स नहीं हैं. पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, careless farming methods such as extensive plowing of land, especially in arid region of the world, expose the surface soil to erosive influence of wind and water. सही तरह से हम हल नहीं चला रहे, प्रॉपर तरीके से प्लोइंग का प्रोसेस नहीं कर रहे, उससे सॉइल इरोजन बढ़ती जा रही है. एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, पास्चर लैंड में ना, मतलब जो पास्चर लैंड्स हैं, ग्रास लैंड है, वहाँ पर शीप कैटल्स वगैरह को लेके जाया जाता है ग्रेजिंग कराने के लिए. लेकिन ग्रेजिंग जो है वो एरिया के हिसाब से होनी चाहिए, इतने एनिमल्स को ग्रेज कराना चाहिए जितने एनिमल्स को सपोर्ट कर रही है ज़मीन. लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल ऊपर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है. रैपिड अर्बनाइजेशन, तेज़ी के साथ हम शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह से भी नेचुरल कंडीशन जो है वो अपसेट हो रही है. यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी मतलब ज़मीन में शामिल होकर ज़मीन को पॉल्यूट कर रहे हैं. सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है? To conserve soil, proper awareness is required and farmers and general public may be educated through media. मतलब एजुकेशन देनी है ताकि उन्हें पता हो कि सॉइल के क्या फ़ायदे हैं और अगर इसको नुकसान हो गया तो हमें क्या नुकसान होगा. चौथा जो रीनेबल रिसोर्स है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ में क्या आ जाते हैं, नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. वो तमाम के तमाम प्लांट जिनको आप घरों में नहीं उगा सकते, वो तमाम के तमाम एनिमल जिनको आप घरों में नहीं पाल सकते, वो वाइल्ड लाइफ के अंदर आ जाते हैं. वाइल्ड लाइफ में क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं. देयर इज़ अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. मैन हैज़ बीन डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस सिंस वेरी लॉन्ग. मैन मेड डिसीजन रिगार्डिंग द यूजफुलनेस और हार्मफुलनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ लीड टू द स्फीयर डिस्टर्बेंस इन नेचुरल हैबिटेट. अब ना इंसानों ने फैसला करना शुरू कर दिया, ये फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह है. हालांकि नेचर ने किसी भी चीज़ को फालतू नहीं पैदा किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि अच्छा ये जानवर नुकसानदेह है, ख़त्म कर दो, ये प्लांट नुकसानदेह है, इसको ख़त्म कर दो. उससे ना हमारा जो नेचुरल साइकिल है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है. एज अ रिज़ल्ट मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स ईदर डाई आउट और एल्स आर सो रिड्यूस्ड इन देयर नंबर एज टू बी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. यानी कि इतनी हमने एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. दे आर नॉन एज इंडेंजर्ड स्पीशीज़. तो वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे पर हैं उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम देते हैं. टुडे देयर आर थाउजेंड ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय मैन आर बिकमिंग मोर एंड मोर अपेरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो हमारा इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, यानी हम कम की तरफ नहीं आ रहे हैं नुकसान में, हम ज़्यादा की तरफ जाते जा रहे हैं. तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है. कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? लॉज हैव बीन फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्पीशीज़. वाटर रिजर्व्स वेयर फिशिंग इज़ प्रोहिबिटेड हैव
also been set up to protect marine life. Rare species are sometimes kept in zoo where they can safely breed. Importance क्या है वाइल्ड लाइफ की? गेम एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन. वाइल्ड लाइफ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड चेन. विदाउट दीज द फूड चेन कैन बी डिस्टर्ब टू सच एन एक्सटेंट दैट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेनटेन द बैलेंस. तो इस तरह से हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिनको हम किसी हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं, और साथ आपको ये बताया कि आप कैसे कैसे उन नुकसानों को कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक जो प्रॉब्लम आप मुझसे डिस्कस करें. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.